माय डियर IAS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष यथावत हॉट सीट पे मौजूद। परीक्षा की सफलता नज़रिए पे डिपेंड करती है, दृष्टिकोण पर डिपेंड करती है। नज़रिया तब विकसित होता है जब हम ज़रा नज़र को संभालें और नज़ारों से बचें और नज़र नवाज टाइप की बातों से दूर रहें। कभी युवावस्था में एक गीत सुना करते थे, रेडियो पे आता था, नज़र नवाज नज़ारों में जी नहीं लगता, कि क्या करें कि हज़ारों में जी नहीं लगता, ऐसा कुछ था। ना नज़र नवाज, ना नज़ारे, सिर्फ नज़रिया। नज़रिया आता कहाँ से है? नेगेटिव या पॉजिटिव हमारा दृष्टिकोण आता कहाँ से? इकोलॉजी, एक्सपीरियंस, 3E फार्मूला है। इकोलॉजी, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। वातावरण या पर्यावरण, अनुभव और शैक्षिक पृष्ठभूमि। जो हमारी इकोलॉजी है वो कहाँ से बनती है? एम्बियंस मैं कहता हूँ, अक्सर ये शब्द यूज करता हूँ। एम्बियंस हमारे चारों ओर एक माहौल, जिसे हमें बहुत बारीकी से देखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन एक खूबसूरत, खुशनुमा, वेल अरेंज्ड, वेल मैनेज्ड माहौल। आंखें गड़ा गड़ा के देखने की जरूरत न पड़े, लेकिन एक खुशनुमा एहसास, एक खूबसूरत एहसास हमारे दिल में उतरता चला जाए। इस कक्ष में आकर जैसे ही मैं 2-3 MCB ऑन करता हूं, जिससे सारी लाइटें वगैरह जलती हैं, तो सारा एम्बियंस एकदम जगमगा के हावी हो जाता है। और यह एम्बियंस मुझे बाध्य करता है कि मैं बैठूं इस सीट पर, पढ़ूं या पढ़ाऊं, और किसी कार्य के लिए एम्बियंस बाध्य ही नहीं कर सकता। 10-15 मिनट सोकर उठता हूं, सोचता हूं फिर सो लूं, थोड़ा सा और सो लूं, लेकिन अंदर कुछ हलचल है जो कहती है कि मुंह धो, चेहरे पे पानी के छींटे मारो, बाल ठीक करो और बैठ जाओ। अपने जीवन में हमें ईश्वर का वो वचन याद रखना चाहिए, बाइबल का, कि ईश्वर ने कहा प्रकाश हो और पूरा ब्रह्मांड पैदा हो गया। ये जब हम MCB ऊपर उठाते हैं, चारों तरफ लाइटें जलती हैं, जब हम कहते हैं प्रकाश हो, ये वही आदेश है, प्रकाश हो। सुबह उठता हूं, अलार्म के पहले ही जगता हूं, हमेशा सुविधा के लिए लगा रखा है, लेकिन उठता हूं, कई बार मुझसे पहले ही पत्नी उठ जाती है। लेकिन उठते ही पहला काम ये करना है कि बेड साइड में लगी हुई MCB को ऊपर उठाना है। मेरे ख्याल से MCB सभी लोग जानते होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऊपर उठा देते हैं, जो मेन स्विच के पास लगी रहती है। मैंने घर में तमाम जगह लगा रखी है। बेडरूम प्रकाशित हो जाता है, लैंप जल जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के अंदर बहुत सारी झालरें लगी हुई हैं, जगमगाने लगती हैं, कंसील्ड लाइटिंग है वो सारी जल उठती है। अत्यधिक नहीं तो कम भी नहीं। इस कक्ष में भी कोई डायरेक्ट लाइट नहीं है कहीं, यानी कोई भी सीधा बल्ब नहीं है आंखों पर प्रकाश छोड़ने वाला, सब हिडन बल्ब है, यानी लैंप्स हैं, या ऊपर की तरफ मैंने वो लगा रखे हैं। एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, इसके ऊपर लाइटें लगी हैं जो ऊपर को देखती हैं, छत की ओर फेंकती हैं। इस साइड में भी एक पर्दा लगा हुआ है जो प्रोजेक्टर का है, प्रोजेक्टर से मूवी देखने के लिए भी एक छोटा सा ये हॉल भी है, बहुत छोटा है लेकिन फिर भी मूवी देख सकते हैं बड़े आराम से, बड़े पर्दे पर। तो उस पर लाइट फेंकती हैं कुछ लाइटें, जिससे पूरे कक्ष में एक खुशनुमा रोशनी रहती है। डायरेक्ट लाइट नहीं, माहौल को खूबसूरत बनाइए, ये सकारात्मक है।
आप देखेंगे सिनेमा हॉल हमें खूबसूरत क्यों लगते हैं, होटल रेस्टोरेंट हमें खूबसूरत क्यों लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर कंसील्ड लाइटिंग होती है। डायरेक्ट लाइट नहीं है कि सीधा बल्ब लगाया और घुमा दिया, वो जगमगा के जल पड़ा, आंखों में चुभ होने लगा। नहीं, कंसील्ड लाइटिंग, छिपी हुई हिडन लाइटिंग। एम्बियंस बनाइए, तो एम्बियंस बनती है आपके अपने माहौल से। जो आपका माहौल ही बता रहा हूं, माहौल कहां से बनता है? आपके परिवार से, आपके सहपाठियों से, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप युवा हैं, पढ़ते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस से। और सबसे बुरा माहौल जो बनता है वो सुबह उठ के टीवी खोलने से बनता है, अखबार पढ़ने से बनता है। इधर विगत कई वर्षों से मैं अखबार नहीं पढ़ता, बस आप लोगों के लिए न्यूज़ सेलेक्ट करता हूं, शेयर कर देता हूं फेसबुक के ग्रुपों में, shikhrais.in वेबसाइट पर द हिंदू का एडिटोरियल, उनके अर्थ लिखता हूं, मीनिंग लिखता हूं, shikhrais.in पे पोस्ट कर देता हूं, बस पढ़ता नहीं हूं। हेडिंग देखा, काफ़ी, ये पर्याप्त है, बाकी अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आपका काम है। शब्द छांटने के लिए तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन वैसे इतने समाचार हैं, कौन पढ़े? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माहौल ख़राब करने वाले समाचार ना मैं पढ़ता हूं, ना तुम्हें शेयर करता हूं। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि मीडिया, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार, मैगजीनें, इसलिए ऐसी अखबार मैगजीनों से माहौल बनाइए जो आपको पढ़ने में हेल्प करें। द हिंदू है और उसी की साथ साथ में फ्रंट लाइन है, इस तरह की मेन स्ट्रीम है। इंग्लिश में जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल है। प्रतियोगिता दर्पण मुझे बहुत ही ऑब्जेक्टिव लगती है, इसलिए कि उनकी कोई कोचिंग नहीं है, तो वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से ज्ञान देते हैं। इसी तरह क्रॉनिकल भी है, हालांकि है कोचिंग कोई ना कोई, लेकिन फिर भी क्रॉनिकल बहुत ही ऑब्जेक्टिव नॉलेज देते हैं, बायस नॉलेज नहीं होती है कहीं भी, विशुद्ध ज्ञान है। इसी प्रकार से जो आपका माहौल बनता है वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। आप सुबह उठते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, जरूरी नहीं कि आप धरती मां के पैर छू के उठें। अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े तो आपके ये संस्कार जरूर होंगे। मेरे बच्चे तो पढ़े, मैं ट्रेजरी अफसर था मुरादाबाद में, तब वो शिशु मंदिर में उनका एडमिशन 6th क्लास में दिलवाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीयता पहली चीज होनी चाहिए, धर्मांधता नहीं। हिंदुत्व के लिए नहीं दिलवाया था, भारतीयता के लिए, और उस जमाने में ऐसी कोई कंसेप्ट थी भी नहीं। आज की बात मैं नहीं जानता। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अपने जाति पर गर्व करना लेकिन दूसरों की जातियों से घृणा न करना, अपने धर्म पर गर्व करना लेकिन दूसरों के धर्म से घृणा न करना, यह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। अगर आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ सब यही चर्चा करते हैं आपस में, और आपके घर में एकदम से एंटी कोई समुदाय माहौल है, तो आपका जो विचार प्रक्रिया है वो गलत हो जाएगी और आप सिविल सर्विस के लायक नहीं रहेंगे। सिविल सर्विस की तैयारी बहुत बड़ी तपस्या है, और इनका इंटरव्यू और इनका मेंस, निबंध सहित बहुत बड़ा परीक्षण है आपके न्यूट्रलिटी का। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जिसमें कि धार्मिक पृष्ठभूमि सम्मिलित है। मैंने कई बार ये बात बताई है, सब धर्मों से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कीजिए। हिंदू हैं तो आप कुरान शरीफ पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, बाइबल पढ़िए, देखिए उनमें क्या अच्छा है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे तो उसकी आलोचना ना करिए, जो अच्छी लगे उसे अपनाते बने तो अपना लीजिए, उसकी तारीफ करते बने तो तारीफ करिए, बुरी चीज़ की आलोचना मत करिए अगर आपको कुछ बुरा लगता है। वैसे तो धर्म में कोई चीज़ बुरी नहीं होती है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो किसी और जगह के लिए कही गई हैं
और वो अप्लाई कर दी जाती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तब वो गलत लगने लगती हैं। जैसे आप इस्लाम का उदय किताब पढ़ें, राइटर मुझे याद नहीं है, और यहाँ रखी भी है कहीं पे, मैं बता दूंगा कभी बाद में, या इरफान हबीब का दिल्ली सुल्तनत पढ़ें, तो आपको पता चलेगा किन कंडीशंस में एक धर्म की स्थापना हुई थी। तब आपको समझ में आएगा कि जो काफिर शब्द है किन के लिए प्रयोग किया गया था। उसी क्षेत्र के जो मूर्ति पूजक थे और जो बहुत बड़ी केओस फैला रहे थे, उनके लिए किया गया। अब उसको फैला के पूरे विश्व के लिए कर दिया गया, तो ये बात आप पढ़ेंगे तो आपको अजीब लग सकती है। तो इस बात पर अपना मत व्यक्त न करिए, जो अच्छी बातें कही गई उनको मान लीजिए, क्योंकि किसी धर्म ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष व्यक्ति ही होते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं। हदीस हर कोई नहीं लिख सकता है। ऐसे ही हमारे यहाँ धर्म की, हिंदू धर्म में हर कोई वेदों पर टीकाएं नहीं लिख सकता, संहिताएं नहीं बना सकता है। बड़ी बड़े ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है आपका माहौल जो बनता है परंपराओं और आस्थाओं से। अगर आप बहुत पुरानी सड़ी हुई परंपराओं और आस्थाओं के परिवार में रह रहे हैं, जन्मे हैं, तो आपका मस्तिष्क ब्रॉड नहीं होगा। तो अपने मस्तिष्क को थोड़ा ब्रॉडन करिए, विकास करिए। थोड़ा सा परिवार से आपको मतभेद करना पड़ेगा, लेकिन करिए। सोमवार को पूरब नहीं जाते हैं, शनिवार को पश्चिम नहीं जाते हैं, इस दिन इधर को नहीं जाते हैं, ये काम नहीं करते हैं, और ये ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। इन परंपराओं से धीरे धीरे मुक्त होइए। वरना लड़कों से कह रहा हूँ कि जब आपकी पत्नी आएगी, जब लड़की बाहर से आपके घर में बहू बनकर आएगी, तो आपके माता पिता परंपराओं में जकड़ देंगे, और हमारे यहाँ ऐसा होता करके उसको बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करेंगे। आप कहेंगे कि एपीएलएम पर तो आपने कहा था कि रहना हमारे यहाँ है, तो हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं सच्ची बात करता हूँ हमेशा। हमारे परिवार की जो सार्थक परंपराएं हैं, और अगर हम लड़के हैं, पुरुष हैं, सास ससुर की भूमिका में हैं, तो जो अच्छी बातें हैं तो उन्हें तो मानना ही पड़ेगा, उस लड़की को जो बाहर से आ रही है। लेकिन अगर हम परंपराओं में जकड़े हैं और वो जरा स्वच्छंद विचार की है, स्वतंत्र विचार की है, तो वो कैसे मानेगी। हम जकड़े हुए हैं परंपराओं में तमाम सारी। इसी के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, और ये बुद्धि उस लड़के में होना चाहिए जिसका विवाह हुआ है, उस लड़की में होना चाहिए जिसका विवाह हुआ है, कि कौन सी परंपराएं विरोध करने योग्य हैं और कौन सी नहीं। सारी बातें हैं। मेरे कथन में विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं हर इंसान की, लेकिन वो इंसान अपने को इस रूप में प्रस्तुत तो करे। वही मैं लड़कियों को सिखाता हूं, इसीलिए उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहती। वो अपनी शर्त पर, जब मैंने कहा कि जब आपकी विदाई होती है तो इसका मतलब आप पति के घर जा रही हैं। एपीएलएम वीडियो मैंने डिटेल में कहा हुआ है। आप पति के घर जा रही, आप किसी के घर जा रही, घर की परंपराएं हैं 20, 25, 50 साल की, तो आपको उन्हें सम्मान करना पड़ेगा। अगर आपको बदलना है तो धीरे धीरे प्यार से बदलिए। मेरी पत्नी ने कई परंपराएं बदली मेरे घर में, लेकिन सम्मान और प्यार से। एक हार की जीत कहानी थी, तो उसमें पत्नी की यही बात थी कि, और यही बात जो है, एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है आर्ट ऑफ सेइंग नो, उसमें भी यही कही गई है कि बड़ों से विरोध करते समय सदैव पहले उनसे एग्री करो, फिर डिसएग्री करो। पहले कहो नहीं, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सबमिशन ये है कि ये ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरी पत्नी ने मेरी नानी जितनी रूढ़िवादी थी उन तक को बदल डाला, उनकी सेवा से। उनकी तमाम परंपराएं जो वो मानती थी, वो चीनी धो के पीती थी। ये इंतहा थी, एक्सट्रीम था। बाजार से जो चीनी आती थी, हालांकि आज कोरोना युग में वही हाल हो रहा है हर चीज़ का, जो वो किया करती थी आज वो सही साबित हो रही। बाहर से हर चीज़ जो आती थी वो धोई जाती थी, इवन चीनी भी। भले ही वो 25% चीनी घुल जाए, फिर उसे सुखाती थी, ढेले बन जाते थे उसके, क्रिस्टल नहीं रहता था, ढेला हो जाता था, लेकिन धोती थी। उनकी तमाम रूढ़िवादिताएं मेरी पत्नी ने बदली, लेकिन झगड़ा करके बदलना
ये नहीं ठीक है। तो अगर आपके घर का माहौल है युद्ध का, झगड़े का, तो मैं राय दूंगा कि हॉस्टल में रहकर पढ़िए और उस माहौल से दूर जाइए, नहीं आप आईएएस नहीं कर पाएंगे। अगर घर में हर वक्त कलह है, ननद भाभी के बीच का, सास बहू के बीच का इत्यादि, ससुर तो जनरली इस सब पचड़े में नहीं पड़ा करते हैं, सास बहुएं ही प्रायः झगड़ा करती हैं, है चला आ रहा है, टॉम एंड जेरी वाला मामला है। अब इसके बाद एक आता है सामाजिक माहौल, आपका मोहल्ला, पड़ोस, आपके यहाँ कितने लोग आते हैं। मेरे पिता नहीं आने देते थे किसी को। घर परिवार में जब बाहर की औरतें जो बैठने आती हैं, खाली सिर्फ बैठने के लिए आती हैं, मेरे परिवार में ये परंपरा नहीं रही। बाहर चबूतरे पे पहले कुर्सियां नहीं, यूं ही जमीन में पटे पड़े रहते थे, पटरे, उस पर बैठा करती थी महिलाएं। बहुत बड़ा सा बरांडा था, उस पर वहाँ बैठ जाती थी आगे। वहाँ कितनी चर्चा करूँ, जो भी बैठो, घर के अंदर प्रवेश नहीं था। कारण यह है कि ये माहौल बिगाड़ते हैं लोग। ये जो कानों में मिश्री घोलने का काम करती हैं जो महिलाएं, जिन्हें दूसरे घरों में आग लगाने में ज़्यादा आनंद आता है। बेटे, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपके घर में अगर इस तरह की महान महिलाएं प्रवेश कर रही हैं आग लगा के, जो है तमाशा देखने वाली, दूर रहिए इनसे। आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके घर की महिलाएं उन्हें आमंत्रित करती हैं और अगर उनको सम्मान करती हैं तो आप रोक नहीं पाएंगे। बेटे, अगर ये सब माहौल है तो आप हॉस्टल में रहिए। अब ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि आप कहें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। ये तो हर किसी को अपने संसाधनों में सारे काम करने पड़ते हैं। तमाम महापुरुष की कहानी यही सुनने को मिलती है कि वो सरकारी बिजली जो खंबे पे जलती रहती है उसके नीचे बैठ के पढ़े और महापुरुष बन गए। तुम भी यही करो, ना हॉस्टल में रहो, पार्क में पढ़ो जाके, कहीं भी पार्क हो। अब पार्क में तुम्हें जोड़े दिखाई देंगे तमाम सारे, तुम्हारा भी मन करेगा कि हम भी यही काम करें। अब आजकल तो कोरोना पीरियड चल रहा है। अब ये तो अपने आंखें तुम्हें खुद ही सुरक्षित रखनी पड़ेंगी कि क्या देखो और क्या ना देखो। एनीवे, राजनीतिक माहौल भी एक माहौल बनता है, एनवायरनमेंट जो होता है। आप इसमें पढ़िए मत। अगर आपको आईएएस पीसीएस करना है तो राजनीतिक माहौल में मत पढ़िए। आर्थिक माहौल होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपके घर में अगर पैसे को लेकर चकचक होती रहती है, तमाम सारी मजबूरी होती है। जिन घरों में पैसे की कमी होती है तो बड़े झगड़े होते हैं, बड़े ही। अगर संयुक्त परिवार है तो बस पूछो मत। इसका तरीका ये है कि पैसा कमाइए। अब आप कहेंगे पैसा कमाना, आपने तो कह दिया, इतना आसान है कि अभी एक लड़के ने फेसबुक पे लिखा कि गुरुजी वो हम तो पैसे नहीं कमा पा रहे। संसार का सबसे आसान जो पेशा है वो है टीचिंग। अगर आप इंटर पास हैं तो हाई स्कूल वाले को पढ़ाइए, बीए हैं तो इंटर वाले को पढ़ाइए। लेकिन आपको शर्म आ रही है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इनके यहाँ जो है मास्टरी करने लगे। कर तो रहे बड़ी आईएएस की तैयारी, परवाह मत करिए उनकी। जब आप बन जाएंगे ना, तब वही लोग कहेंगे कि इतना कर्मठ लड़का था ये, किसी की नहीं सुनता था, अपना खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन करता था और देखो आज जो है टॉप किया है यूपीएससी में। जिस समय नाम होगा तो वही नाते रिश्तेदार जो आपके ट्यूशन करके पैसा कमाने को लेकर उपहास कर रहे होंगे, वो आपके पैरों में पड़े दिखाई देंगे। अपने लड़कों को ला के लात मार के आपके पैरों में ढकेलेंगे, देख भैया कैसे पढ़ा करता था, एक ये है नालायक हमारा गधेरा, ऐसे बोलेंगे। और अभी उपहास करेंगे जब आप ट्यूशन करेंगे। तो कमाइए पैसा, रोका किसने है? देखना आपको, समस्याओं से आपको निपटना है। गुरुजी के पास थोड़ी इलाज है। गुरुजी ने तो 10th के बाद से कमाया, बराबर पैसा कमाया। ईश्वर की कृपा रही। 10th के बाद 1969 के बाद बराबर मुझे स्कॉलरशिप मिला, नेशनल स्कॉलरशिप मिला। 10th में भी मैं टॉपर था, 12th में भी था, बीएससी में भी था, कानपुर यूनिवर्सिटी टॉपर था, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट, हमेशा स्कॉलरशिप मिला। अपना खर्चा निकालने के लिए काफ़ी था। ये बात अलग, मेरा खर्चा ज़्यादा था तो पिताजी उससे 2 गुना दिया करते थे मुझे। जितना स्कॉलरशिप मिलता था उससे अधिक मेरे लिए बचत करते थे वो। तो ये माहौल है, आर्थिक माहौल है। आर्थिक माहौल बनाइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था तो शौकीन तो हमेशा रहा हूँ। शौकीन का मतलब वो नहीं है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं, पीने खाने के शौकीन, किताबों के शौकीन, गैजेट्स के शौकीन, फिल्मों के शौकीन, म्यूज़िक के शौकीन, इस सब के शौकीन। तो पैसे कम पड़ जाते थे। अब पिताजी से हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं कहते बनता था, तो मैंने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया, इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश। तो जर्मनी के कुछ जर्नल्स थे केमिस्ट्री के, ट्रांसलेट किया करता था।
$18, 18, एक जर्नल $18 देता था, एक बार के काम को $18 बहुत होता था। उस समय $7.5 का $1 था, तो $18 करके मैंने बहुत पैसा कमाया। बेटा, कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आप करना नहीं चाहते तो कैसे काम चलेगा? परिश्रम करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैंने टाइम मैनेजमेंट किया, मूवीज भी देखी, एमएससी में टॉप करने के लिए पूरी एमएससी की पढ़ाई भी ढंग से की, और इधर ट्रांसलेशन कर करके पैसा भी कमाया। पीएचडी में तो काफ़ी कमाया, उसमें से बड़े बड़े गैजेट्स खरीदे मैंने। उस समय के जो सबसे महंगे रेडियो और वो सब रिकॉर्ड प्लेयर और जो स्टीरियो सिस्टम हुआ करते थे, हालांकि फिर भी तमन्ना बनी रही थी बोस खरीदने की, बोस नहीं खरीद सकता था, जो बड़े दिनों में पूरी हुई, लेकिन जितना कर सकता था किया। तो आर्थिक माहौल। अब इसके बाद एक चीज आती है, काम करने की इच्छा। मैंने कहा था अभी एक्सपीरियंस, इकोलॉजी, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल बैकग्राउंड। एक्सपीरियंस हम जिंदगी में हर वक्त लेते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब ही नहीं नौकरी करने का एक्सपीरियंस, जिंदगी में हर वक्त हम एक्सपीरियंस लेते हैं। वो सारा एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को याद रखिए, एक्सपीरियंस को एनहेंस करते रहिए, बढ़ाते रहिए। और एजुकेशन बैकग्राउंड जो आपका है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जितनी शिक्षा आपकी औपचारिक है, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक वगैरह जो भी कर रखा है, उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इसीलिए मैं कहता हूँ एक्सेल बैच ज्वाइन करें तो आपको लगेगा कि एक्सीलेंस होती क्या है, उत्कृष्टता होती क्या है, थॉट की उत्कृष्टता क्या होती है। इतना कम फीस का बैच है, जानकारी करिए, जो वो दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, या A9 बैच ज्वाइन करिए, मात्र 31,000 का है। साल भर रहिए उसमें, 300 से ऊपर वीडियो देखिए, पता चलेगा सिलेबस कैसे कवर किया जाता है। और सिलेबस के अंदर ये गारंटेड है कि आपको सारे करंट अफेयर्स, सारे द हिंदू और जितने भी अखबार हैं, मैगजीनें, इनके कठिन शब्द सब समझ में आने लगेंगे। वोकेबुलरी के बहुत वीडियोस हैं, हर प्रकार से आपको समझाया गया है कि जिससे कि आपको करंट अफेयर्स की कोई कमी न रह जाए। करंट अफेयर्स का यूज़ करना, उनको कहाँ प्रयोग करना, उनको समझना, कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ करना, आंसर राइटिंग में यूज़ करना, ये सब A9 बैच में बताया गया। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है उसके अंदर, जिसमें सैकड़ों क्वेश्चन प्री मेंस इंटरव्यू के हैं तमाम। इसके अतिरिक्त भी मेंस आंसर राइटिंग है, जीएस 4th पेपर है, निबंध लेखन बताया गया है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, संविधान, पब्लिक पॉलिसी, ये तो सब है ही, सब चीज़ें। और इसी का अगर विधिवत सिलेबस वाइज एक एक लाइन एग्जैक्ट हिंदी और एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में डिक्टेशन वाला बैच लेना चाहते हैं तो प्लेटिनम बैच है, गोल्ड बैच है, ये सब बैचेस हैं। लेकिन जब तक आप कोरोना संकट में हैं, आप पैसा अपने लिए सुरक्षित रखिए। ईश्वर न करे कोई आपको इमरजेंसी आए और आप कोई बैच ले बैठे हैं, तो न तो आप पढ़ पाएंगे, और आपकी, मैं नहीं चाहता कि आपकी परचेजिंग पावर मैं कम कर दूं, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, ब्लैक मार्केटियर्स हैं, तमाम लोग हैं। ईश्वर न करे किसी भी इमरजेंसी में आपको इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़े, पता लगा आपने गोल्ड या प्लेटिनम बैच ले रखा है, क्योंकि बेटे रिफंड्स नहीं हो पाते हैं, सब पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए मैं राय दूंगा कि अभी आप पहले कोरोना से निपटिए, अपने पैसे सुरक्षित रखिए, अपने लिए, अपनों के लिए। मेरा तो काम ईश्वर चला रहा है, मैं यहाँ आपके सामने बराबर मौजूद हूँ, जितना बता सकता हूँ उतना बताता हूँ। लेकिन हाँ, छोटे छोटे बैचेस ज्वाइन किए जा सकते हैं जब भी इच्छा हो। तो ये 3E फार्मूला याद रखिए और सफल होइए। थैंक यू।